जय हिंद। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कोशिका के बारे में। हमारा पूरा शरीर छोटे छोटे कोशिकाओं से मिलकर बना है, ठीक है। इसलिए कोशिका को जो है हमारे शरीर का सबसे छोटा इकाई बोला जाता है। तो आप समझिए कि हमारे शरीर में जो है 200 प्लस अलग अलग टाइप का कोशिका है, जो कि हमारे पूरे शरीर का निर्माण करेगा। देखिए, एक चीज तो आपको ऊपर से ही समझ में आ जाएगा कि अगर कोशिका, हमारा पूरा शरीर छोटे छोटे कोशिकाओं से मिलकर बना होगा, तो बाल के लिए अलग कोशिका होगा, क्योंकि बाल जो है चमड़ा से अलग है। तो बाल वाला जो कोशिका अलग होगा, वहां पर नाखून वाला कोशिका अलग होगा, दांत वाला कोशिका अलग होगा। दांत वाले कोशिका को पता होगा कि हमको दांत ही बनाना है, ठीक है, और वो भी पूरा सबसे कठोर बनाना है, समझ रहे हैं ना। हड्डी वाला कोशिका अलग होगा, ठीक है। चमड़ा वाला कोशिका अलग होगा, चमड़ा वाला कोशिका जो है मुलायम होता है वहां पर। देखिए, हम दांत से समझते हैं कोशिका को। दांत जो है हमारा 4 अलग अलग प्रकार के कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, ठीक है। दांत में 4 अलग अलग प्रकार की कोशिका होता है। ऊपर से आप देखिए तो दांत का केवल व्हाइट भाग दिखता है, इनेमल। आप मेरा नहीं, केवल अपना भी देख सकते हैं, आईने में देख लीजिए आप, अपना दांत जो है व्हाइट व्हाइट दिखेगा। ये केवल इनेमल वाला हिस्सा होता है, समझ रहे हैं ना। उसके नीचे होता है 3 और भाग, डेंटिन, पल्प और सेमेंटम। आप बचपन में दांत टूटता तो नहीं दिखे थे? बचपन में हम लोग का दांत टूटता, मम्मी बोलती थी कि दांत को फेंक दो बढ़िया से दूसरी घास में, नहीं तो कौवा लेके भाग जाएगा, फिर दांत होगा ही नहीं। ऐसा नहीं होता है। देखिए, दांत में जो है अलग अलग 3 भाग होता है। ये जो ऊपर वाला भाग है यहाँ पर, ये इसको बोलता है इनेमल, समझा ना, ऊपर वाला इनेमल भाग। देखिए, ऊपर से जो व्हाइट वाला हिस्सा दिखता है, ये इनेमल, दांत का केवल ऊपर वाला हिस्सा इनेमल। उसके नीचे होता है डेंटिन और उसके नीचे होता है पल्प। पल्प जो है यही वाला जिंदा होता है, इसी में जो है नस वगैरह आकर के जुड़ा हुआ रहता है, नस वगैरह। आप इस फोटो में देखिए कैसे ऊपर जो है ये वाला हो गया इनेमल, और दूसरा हो गया डेंटिन, तीसरा नीचे हो जाएगा पल्प, इसी में नस वगैरह आकर जुड़ा हुआ है। और चौथा जो ये जो मांस के बगल में रहता है, ये वाला भाग होता है वहां पर सेमेंटम, समझ रहे हैं ना। दांत का 4 अलग अलग भाग है वहां पर। तो आप देखिए कि इनेमल जो है, इनेमल ये जो व्हाइट वाला है, ये भी तो कोशिका से बना हुआ है, और डेंटिन भी कोशिका से बना हुआ है, और पल्प भी कोशिकाओं से, छोटे छोटे कोशिका आपस में मिलकर पल्प बनाया हुआ। और सेमेंटम भी जो है, ये भी छोटे छोटे कोशिका आपस में मिलकर बनाया हुआ। तो एक ही दांत को बनाने में जो है 4 अलग अलग प्रकार के कोशिकाओं से बना हुआ है। इनेमल जो है, इनेमल का कोशिका अलग होगा वहां पर, डेंटिन का कोशिका अलग, पल्प का कोशिका अलग, और सेमेंटम का कोशिका अलग। इसी को बोला जाता है उत्तक, समझा ना। ग्रुप ऑफ सेल इज नॉन एज उत्तक, मतलब कोशिकाओं के ग्रुप को उत्तक बोला जाता है, ठीक है। इसमें कितना कोशिका हो गया, कितना प्रकार का कोशिका, कोशिका नहीं, कोशिका तो बहुत सारा होता है इसमें। इनेमल को बनाने में सोचिए कि करोड़ों कोशिका मिला होगा। इनेमल करोड़ों कोशिकाओं से ये उजला वाला भाग बना होगा, समझा ना। उसी तरह करोड़ों कोशिकाओं से जो है ये डेंटिन बना होगा, करोड़ों कोशिका आपस में मिलकर के ये पल्प बनाया होगा। उसी तरह करोड़ों कोशिका मिलकर के जो है ये सेमेंटम बनाया होगा वहां पर। तो इसमें 4 टाइप का कोशिका है। ये इसको पूरे, ये एक उत्तक हो गया, कोशिकाओं के ग्रुप को उत्तक बोलते हैं। तो इसमें कितना उत्तक हो गया, एक पहला वो इनेमल उत्तक हो गया, दूसरा हो जाएगा डेंटिन उत्तक, और तीसरा हो जाएगा पल्प उत्तक, और चौथा हो जाएगा सेमेंटम उत्तक। और ये जो पूरा दांत मिल करके बना दिया है अंग, समझ रहे हैं ना। मतलब कोशिकाओं के ग्रुप को उत्तक बोलते हैं। तो एक कोशिका का ग्रुप, ये इनेमल जो है ये कोशिकाओं का ग्रुप है कि नहीं है। इनेमल जो है लाखों कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है, ये हो गया उत्तक। डेंटिन भी हो गया एक उत्तक, ठीक है। अब उत्तक के ग्रुप को बोला जाता है अंग, उत्तक के ग्रुप। तो इसमें 4 प्रकार का उत्तक है। तो इस ये क्या हो गया, दांत एक अंग है, समझ रहे हैं ना, दांत एक अंग है। उत्तक के ग्रुप को, इसमें 4 प्रकार का उत्तक हो गया, समझ आ गया। अब एक और चीज समझिए कि कुछ कोशिका जो है जिंदा है, कुछ कोशिका मर चुका है। जैसे कि ये ऊपर वाला जो व्हाइट वाला हिस्सा है वो मर चुका है, इनेमल, समझ रहे हैं ना। लेकिन डेंटिन जो है, पल्प और सेमेंटम, ये तीनों अभी भी जिंदा है। जैसे कि नाखून में जो ऊपर वाला भाग काट देते हैं वो कोशिका मर चुका है, समझ रहे हैं ना। लेकिन कहीं अगर ये जिंदा वाला नाखून में धरा गया, फिर आपको हिला देगा। वैसे इसमें किसी किसी के दांत में जो है ना कीड़ा लग जाता है, ठीक है। जब तक ये ऊपर तो व्हाइट वाला हिस्सा मर चुका है, जब तक वो कीड़ा व्हाइट वाला हिस्सा इनेमल तक में है, तब तो कोई दिक्कत नहीं, दांत दर्द नहीं करेगा। लेकिन अगर कहीं डेंटिन में पहुंच गई, डेंटिन तो अभी भी जिंदा है, तब आपको दर्द करेगा, भाई साहब। उसके बाद अगर उसमें भी पल्प में अगर पहुंच गया, तब आपको हिला देगा, फिर आपको दवाई वगैरह लेना होगा, समझ रहे हैं ना। वहां पर तो देखिए, मरा हुआ चीज को अगर काटिए तो दर्द करेगा ही नहीं। वैसे नाखून का ऊपर वाला हिस्सा मर चुका है, वैसे ही जो इनेमल जो है, जिस वक्त ये बना था उस वक्त ही वो जिंदा था। लेकिन जो है ना, फिर उसके बाद मरने के बाद उसी वक्त मर गया ये, और जो है कठोर हो गया। व्हाइट वाला हिस्सा अभी भी कठोर है, ये मर चुका है, समझ आ गया। लेकिन अंदर वाला जो है तीनों भाग जिंदा है। अब हम अपने मेन टॉपिक को समझते हैं, कोशिका को, समझ आ गया ना। पूरा शरीर जो है, आपको तो एक ही समझ आ गया कि हमारा शरीर 200 अलग अलग प्रकार के कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। उसमें से दांत जो है 4 अलग अलग प्रकार के कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। 200 में 4 तो यही हो गया, 200 में 4 तो यही हो गया। 210 208 ऐसे होता है, कुछ वैज्ञानिक 210 मानते हैं, कुछ जो है 208 मानता है, समझ ना। तो उसमें 4 जो है, इसी 4 प्रकार का कोशिका इसी में मिल गया। अब हम इसमें देखिए, इनेमल जो है ये भी लाखों कोशिका से मिलकर के ये व्हाइट वाला भाग बनाया है, जुड़ जुड़ करके आपस में। कोशिका बहुत छोटा होता है, उसको माइक्रोस्कोप से देखना पड़ेगा आपको, ठीक है। वैसे डेंटिन भी बना होगा, पल्प भी बना होगा। तो हम कोशिका को जूम करके देखते हैं। देखिए, कोशिका जो है बहुत ज्यादा छोटा होता है, समझ रहा है। इतनी छोटा सा नाखून में करोड़ों कोशिका मिल करके बनाया है, तो सोचिए कितना ज्यादा चिपका हुआ है, समझ रहा है। ऊपर से देख करके क्या लगता है कि दांत छोटे छोटे कोशिकाओं से मिल के बना हुआ है। जब आप इसको माइक्रोस्कोप से जूम करके देखेंगे तो पहले दिखेगा दांत का चारों हिस्सा दिखेगा, वहां पर सेमेंटम, पल्प, डेंटिन और इनेमल दिखेगा। फिर आप उसको पूरा और जूम कीजिए इनेमल के पास वहां पर, तब आपको दिखेगा इनेमल में जो है छोटा छोटा कोशिका जो है आपस में जुड़ जुड़ के, इनेमल तो मर चुका है, तो छोटा छोटा कोशिका जो है वो आपस में मरा हुआ है और आपस में वहां जुड़ करके बना हुआ है, समझा ना। जबकि आप पल्प को देखिएगा तो अभी भी इसका कोशिका जिंदा है। तो पल्प को अगर आप जूम कीजिएगा तो इसमें देखिएगा कि कोशिका इधर उधर जा रहा है, वहां पर, समझ आ रहा है। मतलब खाना पीना सब कुछ बनाता है, जिंदा जो कोशिका है वो सब कुछ बनाता है। धरती पर जितना भी सजीव है, वो मतलब जो भी जिंदा है
वो हर चीज कोशिकाओं से बना हुआ है। जैसे कि पेड़ पौधा हो गया, फिर हम इंसान। पेड़ पौधा जिसको लगता है कि पेड़ पौधा जिंदा नहीं है, आप मिट्टी से उसको उखाड़ करके फेंक दीजिए, 10 दिन में देखिए सूख जाएगा वहां पर। इसका मतलब वो जिंदा है। अगर वो हरा भरा था तो इसका मतलब वो जिंदा है, समझा ना। और वो ऑक्सीजन मतलब वो खाना भी बनाता है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। ये एक मतलब बायोलॉजी का दो टॉपिक होता है, जिसमें कि एक होता है बॉटनी और एक होता है जूलॉजी। जूलॉजी में पढ़ा जाता है मानव के बारे में, इंसान मतलब जानवर के बारे में, जो कि जानवर है वो जो चलता फिरता है। और ये क्या कहते हैं, बॉटनी में पढ़ा जाता है इसके पेड़ पौधे के बारे में, समझा गया। तो हमारा शरीर जैसे छोटे छोटे कोशिका आपस में मिलकर बने हुए हैं, वैसे ही पेड़ पौधा भी अलग अलग कोशिकाओं से बना हुआ है। जैसे कि पत्ता में अलग कोशिका होगा, तना में अलग कोशिका होगा, पेड़ के छाल में अलग कोशिका होगा, जड़ में अलग कोशिका होगा, जाइलम में अलग कोशिका होगा, समझ आ रहा है ना वहां पर। तो वैसे ही देखिए, मानव, पेड़ पौधा, जिंदा चीज, कोशिका, हर चीज पहले से है। लेकिन पहले हम लोग पढ़ते नहीं थे कोशिका के, पता नहीं था कि वहां पर कैसे बना है हम लोग का शरीर। 1665 में आता है रॉबर्ट हुक। ये एक वैज्ञानिक था। इसको जो है ना शौक था वहां पर कि छोटा छोटा चीज को बड़ा करके देखने का। जैसे कि चांद वगैरह हो गया, वहां पर दूरबीन वगैरह से देखते रहो, किसी चीज को उठा करके वो बड़ा करके देखने का। एक बार ये बगीचा में टहल रहा था, इसको देखिए, वहां पर कुछ बच्चा नहीं होता है जो कि अपने मन मस्त मगन रहता है वहां पर स्कूल वगैरह में, अपने काम से मतलब रहो, वैसे ही ये था वहां पर। ठीक है, इसको जो है ना मतलब बड़ा करके देखने का। तो बगीचा में टहलते हुए इस एक लकड़ी को उठा करके वो जूम करके देख रहा था कि ये लकड़ी बना हुआ कैसे। वो जब लकड़ी को जूम करके देखा तो उसको जाली टाइप का दिखा, वहां पर कॉक का लकड़ी था वहां पर, कॉक का, इस फोटो में देखिए कॉक का लकड़ी होता है। उसी को जब जूम करके देखा तो उसको जाल टाइप का कुछ दिखा। उसको उस वक्त पता नहीं था कि ये एक्चुअल में कोशिका हो गया, बस उसने नाम दे दिया कि सबसे छोटा दरवाजा, जैसे जाली टाइप का दिख रहा है, दरवाजा टाइप का, वहां पर कुछ नाम दे दिया उसको। इसको उस वक्त पता नहीं था कि उसने कोशिका मतलब पौधा का जो है सबसे छोटा अंग खोज दिया है। उसने बस जो है अपने किताब में लिख करके रख दिया कि मैंने इसको अगर जूम करके देखा तो इस टाइप का दिखा स्ट्रक्चर। देखिए, इसके 10 साल बाद 1674 में एक और वैज्ञानिक आता है, ल्यूबेन हॉक। ये जो है ना और खतरनाक था। ये कोई वैज्ञानिक नहीं था एक्चुअली, ये कपड़ा वगैरह बेचता था, मतलब व्यापारी था, कपड़ा बेचो, वहां पर लेंस वगैरह जो चश्मा बनाता था ये। तो इसके पास एक माइक्रोस्कोप था। एक्चुअली इसको एक बार जो है मुंह में चोट लग गया। मुंह में चोट लग गया तो खून वगैरह मिल गया। थूक फेंकता है वहां पर। थूक फेंकने के बाद माइक्रोस्कोप से ये जूम करके देखता है कि देखते हैं थूक में क्या है, समझ आ रहा है ना। ये जब थूक को देखा ना जूम करके माइक्रोस्कोप से, ये दंग रह गया वहां पर। छोटे छोटे जीवाणु जो है थूक में तैर रहे थे वहां पर। खून जब मिल गया था थूक में, तो इसका जीवाणु मतलब जितने भी कोशिका आकर के मिल गया था। उसके बाद यहीं से हो जाता है पढ़ाई का, मतलब कोशिका को पढ़ने का शुरुआत की। यार इतना छोटा छोटा जीव है, हम लोग तो देखे ही नहीं थे इसको। अब इसको यहाँ आप डिफरेंस कीजिए। रॉबर्ट हुक ने भी देखा था 1665 के अराउंड, रॉबर्ट हुक ने भी देखा था वहां पर उसी कोशिका को। ये जो है ना लकड़ी का कोशिका देखा, और ल्यूबेन हॉक ने जो है 1674 में इसने देखा थूक के कोशिका को, मतलब थूक में जो मिल गया था कोशिका उसको देखा। आप एक चीज डिफरेंस होगा वहां पर, लकड़ी का कोशिका जो वहां पर देखा था उसने, वो एकदम सटा हुआ था, कोई दिक्कत नहीं है, वो हिल डुल नहीं कर रहा था। क्यों? क्योंकि वो मर गया था। लकड़ी जो है सूख जाने की वजह से उसका कोशिका जो है मर गया था। लेकिन ल्यूबेन हॉक जो है ना उसी वक्त थूक फेंक करके देखा था, जिस वजह से इसका कोशिका जो है जिंदा था वहां पर। तो ठीक है, तो मरे हुए कोशिका का सबसे पहले किसने देखा था? तो रॉबर्ट हुक ने। वही ल्यूबेन हॉक जो ये व्यापारी था, इसने देख लिया सबसे पहले जिंदा कोशिका को। अब उस वक्त का वैज्ञानिक दंग रह गया देख करके, एक व्यापारी ने ये कर दिया। देख रहे हैं ना, थूक फेंक फेंक के वैज्ञानिक बन जा रहा है, समझ रहा है ना। आप लोग भी थूक फेंका कीजिए, कुछ कुछ करते रहा कीजिए, समझ रहा है ना। हो सकता है कि अंदर से कोई ताकत हो तो आपका भी निकल आए, तो आप लोग भी वैज्ञानिक बन जाए वहां पर। ठीक है, अब देखिए उस वक्त तो इसने देखा था वहां पर थूक में देख करके। आप भी देख सकते हैं आज अगर आपके पास माइक्रोस्कोप है तो आप उसको एक खून का बूंद निकाल करके उसको देखिएगा तो आपको लाखों कोशिका दिखेंगे। या फिर खून वगैरह जांच वगैरह करवाने जाता है ना, तो उसको हटा करके बोलिए कि नहीं हमको देखने दीजिए, वहां पर आपको लाखों कोशिका दिख जाएगा। इस आपको यहाँ पर एक फोटो दिखाते हैं, देखिए कोशिका कैसा दिखता है। अगर आप जिंदा कोशिका को देखेंगे तो आपको दिखेगा कि कोशिका इधर उधर जा रहा है वहां पर, जैसे कि खून का निकाल करके, खून में भी लाखों कोशिका होता है। और अगर आप मरा कोशिका देखेंगे तो आपको दिखेगा कि सुस्त है एकदम पड़ा हुआ, ऐसे करके मरा हुआ कैसा होता है, मरा समझ रहे हैं ना। अब इसके कुछ दिन बाद एक और वैज्ञानिक आता है, तीन एक्चुअली एक वैज्ञानिक ना तीन वैज्ञानिक, सलाइडेन, स्वान और बिरचो। ये तीनों वैज्ञानिक जो है एक ही बात बोलता है। इसको मतलब तीनों वैज्ञानिक जो है ये सारा चीज कोशिका से मिलकर बना हुआ है, जो कि हम बोल रहे हैं आपको पहले से। ठीक है, उसमें बोलता है बिरचो कि कोशिका खाली बना हुआ नहीं है सारा कोशिका से, बल्कि ये एक दूसरे कोशिका बच्चा भी पैदा कर दे रहा है। मतलब जो है ना कोशिका एक दूसरे कोशिका जो है टूट टूट के ये आपस में, हम बोले थे ना कि लाखों कोशिका हर दिन मरता है, लाखों कोशिका जीवित होता है, समझ ना। इसका मतलब लाखों कोशिका अगर नया बन रहा है तो वही कोशिका टूट टूट के नया बनते रहता है, समझ ना। तो लाखों कोशिका जो है पैदा भी होते हैं रोज, और लाखों कोशिका मरते हुए हैं। ये किसने बोला था? बिरचो ने। तो सबसे पहले कोशिका खोजा था रॉबर्ट हुक ने, जो कि मरा हुआ कोशिका था। उसके बाद दूसरी बार में थूक से खोज दिया ल्यूबेन हॉक ने, जो कि जिंदा कोशिका था थूक में। और तीसरा जो है स्लाइडेन स्वान और बिच्चोव ने क्या बोला? उसने बोला कि तंत्रिका केवल ये जो है सब चीज कोशिका से बना हुआ है, बाकी कोशिका जो है आपस में ये लोग जनसंख्या बढ़ाते रहते हैं, आपस में टूट टूट कर बच्चा वगैरह पैदा करते रहते हैं, समझ आ रहा है ना। अब इसको आगे समझते हैं एक कोशिका को जूम करके। देखिए कोई भी एक कोशिका को जूम करेंगे आप, पहले सबसे पहले कोशिका का ग्रुप दिखेगा, बहुत सारा ग्रुप में वहां पर कोशिका, समझ रहा है ना। ये बड़ा करके हम दिखाते हैं, इस टाइप का ग्रुप दिखेगा बहुत सारा। जैसे कि नाखून का कोशिका लाखों कोशिका से मिलकर बना हुआ है, तो आपको दिखेगा कि नाखून जो है मरा हुआ अगर देखेंगे तो वो एकदम खड़ा दिखेगा, लुसुर लुसुर, कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी नहीं कर रहा है, समझ रहा है ना। जबकि आप जिंदा को देखेंगे तो इधर उधर भाग रहा है वहां पर, ज्यादातर देर तक देखेंगे तो वो बच्चा भी पैदा कर देगा वहां पर, मतलब टूट टाट के नया नया बन जाता है, पुराना जो है मर जाता है और नया बनते रहता है, लाखों कोशिका रोज।
तो जूम करके देखेंगे तो सबसे पहले आपको जाली आकृति टाइप का दिखेगा, जैसा कि यहाँ पर दिखाता है फोटो में। अब इसमें भी एक कोशिका को जूम करके और भयानक देखते हैं, तो ये बड़ा वाला कोशिका जो बना दिया है, ये जो है जूम करके देखा गया, इसके अंदर आपको बहुत सारा चीज दिखेगा ये। तो अब जूम करके इस कोशिका के आकृति को समझते हैं। देखिए, कोशिका को हम 3 भागों में समझेंगे। पहला एक कोशिका गोलाकृति का होता है, जो कि एक झिल्ली के अंदर बंद रहती है। वहां पर झिल्ली के अंदर ये चारों साइड जो रेड दिखा हुआ है, ये झिल्ली के समान होता है, समझ रहा ना। कोशिका बहुत ज्यादा छोटा होता है, इसको हम जूम करके बड़ा करके दिखा रहे हैं, बिना माइक्रोस्कोप के आप नहीं देख पाएंगे। तो कोशिका एक झिल्ली के अंदर बंद रहती है और इसके अंदर होता है वहां पर गाढ़ा पदार्थ, मतलब पानी के टाइप का कुछ भरा रहता है, इसको आगे समझते हैं। और उसके अंदर ये सब चीजें जो जीव होता है छोटे मोटे तैरते रहता है, केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब चीजें। ज्यादातर कोशिकाएं जो होती है गोलाकृति का होता है, समझ रहे हैं, गोलाकृति का। लेकिन कुछ कुछ कोशिकाएं जो होती है वहां पर लंबा होता है, जैसे कि हमारा जो दिमाग बना हुआ है वहां पर, दिमाग मतलब हमारा जो ब्रेन बना हुआ है, इसको आप ये तंत्रिका कोशिका का बना होता है। तंत्रिका कोशिका का जो आकृति होता है वो लंबा होता है। यहाँ पर देखिए इस फोटो को, मैट्रिक में हम लोग पढ़े थे ना, तो मैट्रिक में सिर्फ हम लोग को चित्र बनाने आया था तंत्रिका कोशिका का, और कुछ भी नहीं, पता नहीं था कि मतलब होता कौन चीज ये सब चीज। आज पता चलता है कि हमारा जो दिमाग बना हुआ है, ब्रेन चमड़ा से अलग है कि नहीं, ब्रेन वहां पर छोटे छोटे तंत्रिका कोशिका जो है, लंबा लंबा कोशिका आपस में जुड़ करके हमारा ब्रेन बना हुआ है। आपको ऐसे नहीं दिखेगा। आप पहले इसको फाड़िए यहाँ पर माथा को, उसके बाद इसके अंदर से दिमाग को निकालिए हाथ में, उसके बाद आप माइक्रोस्कोप से जूम करके देखेंगे ना, तो इस टाइप का मतलब लंबा लंबा आकृति हमारा जो दिमाग बना हुआ है, लंबा लंबा कोशिकाओं से। लेकिन ज्यादातर कोशिकाएं जो होती है वो गोल आकृति का होता है, जैसे कि खून का कोशिका जो है, रक्त का कोशिका आरबीसी जो है वो भी गोल होता है वहां पर। ये नाखून का कोशिका या दांत का कोशिका जो होता है ये भी गोल होता है, ठीक है। तो ज्यादातर कोशिका, तो इसको 3 भागों में समझेंगे। पहला हो गया वहां पर चारों तरफ का दीवार, और दूसरा हो गया वहां पर इसके अंदर जो भरा रहता है द्रव्य, ठीक है। और तीसरा ये इसके अंदर क्या क्या तैरते रहते हैं। देखिए, कोशिका की आकृति को दूसरे भाषा में समझिए तो कोशिका एक तालाब की तरह होता है। तालाब मतलब समझते हैं पोखरा, जो कि चारों तरफ से भूमि से घिरा हुआ रहता है, और जिसका कि पानी चलता हुआ रहता है उसको बोला जाता है नदी। नदी का पानी जो है समंदर में जाके मिलता है, जबकि तालाब वगैरह का पानी जो है ज्यादातर निकलने का रास्ता नहीं होता है, उसको निकालना पड़ता है वहां पर, ठीक है। उसी तरह कोशिका, जैसे तालाब हो गया, तालाब जमीन से चारों तरफ से घिरा रहता है, वैसे कोशिका जो है चारों तरफ से कोशिका झिल्ली से घिरा हुआ है, और तालाब के अंदर होता है पानी, और पानी में तैरते रहते हैं मछली वगैरह, मछली, बैंग, कछुआ वगैरह जो है तैरते रहते हैं। उसी तरह जो है कोशिका झिल्ली के अंदर बंद रहता है, वहां पर ये छोटे छोटे द्रव्य होता है, इसको बोला जाता है कोशिका द्रव्य। और इस कोशिका द्रव्य में जो है तैरते रहता है केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, ये लाइसोसोम हो गया, वहां पर ये सब चीजें तैरते रहता है। अब इसको एक एक करके समझते हैं। देखिए, कोशिका एक झिल्ली के अंदर बंद रहती है, इसको कहते हैं कोशिका झिल्ली। ये बाहरी दीवार का काम करता है वहां पर, ठीक है। ये सुरक्षा दीवार का काम करता है कि कोई चीज अंदर से बाहर ना आ सके और बाहर से अंदर ना आ सके वहां पर, ठीक है। ये इसको इंग्लिश में कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन मतलब होता है दिमाग, ठीक है। झिल्ली जो होता है वो दिमाग हो गया वहां पर, और ये प्रोटीन का बना होता है। ये जो चारों तरफ से दीवार है ये प्रोटीन का बना होता है। ये अर्धपारगम में होता है। अर्धपारगम मतलब ये होता है कि मतलब जो जरूरी चीजें हैं वही मतलब अंदर जा सकता है। जैसे कि नाखून, ये कोशिका जिंदा है वहां पर, तो खाना पीना खा करके जिंदा होगा ना, जो जो जरूरी चीजें हैं वही अंदर प्रवेश कर सकता है, और जो नहीं होगा वहां पर वो प्रवेश नहीं कर सकता है। जैसे कि धूलकण जो है, धूलकण ये उड़ते रहता है वहां पर, तो क्या प्रवेश कर जाएगा? वायरस वगैरह जो कितना हवा में है या मिट्टी वगैरह में, क्या वो ऐसे नॉर्मली प्रवेश कर जाएगा? नहीं। उसके लिए कोशिका झिल्ली जो है दीवार का सुरक्षा का काम करेगा, ये रोक देगा, समझ रहा है। जो जरूरी चीज है, जैसे कि हम लोग खाना खाते हैं तो खाना जाकर के पेट में खाना टूट जाता है, उसके बाद कैल्शियम, न्यूट्रॉन्स वगैरह जो निकलते हैं वहां पर, कैल्शियम, ऑक्सीजन वगैरह वहां पर, जैसे हम श्वास ले रहे हैं तो ऑक्सीजन जाके, ऑक्सीजन जो निकलेगा वो ऑक्सीजन जाएगा वहां पर माइटोकॉन्ड्रिया के पास। तो इसको माइटोकॉन्ड्रिया अंदर रहता है वहां पर, ठीक है ना। तो माइटोकॉन्ड्रिया के पास जाएगा तो ऑक्सीजन को जाना पड़ेगा, ठीक है। तो मेन जो चीजें होती है, जैसे कैल्शियम हो गया, ऑक्सीजन वगैरह, पानी वगैरह जो होता है, जो हमारे शरीर के लिए जरूरी है, वो चीजें इससे पार कर सकते हैं। इसी को बोला जाता है अर्धपारगम्य। मतलब कुछ चीजें पार कर सकता है और कुछ चीजें पार नहीं कर सकता है। जैसे कि धूल वगैरह हो गई, जो बैक्टीरिया वगैरह, जो जीवाणु है, हमारे वायरस वगैरह, ये सब पार नहीं कर सकते हैं। देखिए, कोशिका के अंदर भरा हुआ रहता है कोशिका द्रव्य, ठीक है। इसको इंग्लिश में बोला जाता है साइटोप्लाज्म। कोशिका के अध्ययन को बोलते हैं इंग्लिश में साइटो, और प्लाज्म मतलब द्रव हो गया, ठीक है। इसमें जो है गाढ़ा, मतलब गाढ़ा पदार्थ भरा हुआ होता है, पूरा पानी नहीं बल्कि गाढ़ा पदार्थ होता है इसमें, चिपचिपा टाइप का। जैसे कि टॉनिक वगैरह दवाई पीता है ना, दवाई, उसमें टॉनिक जो होता है, या फिर एक नाक बंद करके पूरा छपाक से मारिए, जिस टाइप का मिलेगा ना उसी टाइप का इसमें गाढ़ा भरा होता है, ठीक है। इसमें 80% जल होता है वहां पर, पानी। कोशिका झिल्ली से जो है पानी प्रवेश कर सकता है, क्योंकि पानी हमारे लिए जरूरी है। जो भी हम पीते हैं, ठीक है, वो सारा कोशिका के अंदर जाता है वहां पर। तो इसमें 80% जो होता है पानी होता है, बाकी एंजाइम वगैरह होता है वहां पर, ठीक है। इसको जीव द्रव बोला जाता है, क्योंकि जीव द्रव हालांकि बोला जाता है कोशिका के अंदर, इसके अंदर होता है केंद्रक, उसमें भी इन दोनों को मिलाकर के जीव द्रव बोलते हैं। इसको हम आगे समझते हैं। इसको जीव द्रव इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो भी चीजें होता है इसमें, केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब चीजें इसी में पलते रहता है, ठीक है। इसलिए इसको जीव द्रव, मतलब जीवन का द्रव्य, जीव द्रव बोला जाता है। जैसे कि मछली के लिए जरूरी है पानी,
उसी में जिंदा रह सकता है वो। वैसे ही इसके अंदर जो भी चीजें हैं उसके लिए जरूरी है ये द्रव्य, इसी के अंदर जिंदा रह सकता है वहां पर। इसको हटा देंगे फिर सारा द्रव्य मतलब जितने भी हैं वो सारा मर जाएगा, ठीक है। जितने भी रासायनिक क्रियाएं होगी अंदर वहां पर, जो अंदर काम करेगा, जो जिंदा है, वो सारा इसी के अंदर होता है, इसी द्रव्य के अंदर। इसलिए अब इसके आगे को समझता है कि क्या क्या चीजें इसमें तैरते रहता है। देखिए कुछ ऐसा चीज होना चाहिए ना जो कि कोशिका के अंदर हो, जो कि उसको पचकने से रोके। जैसे कि हमारा हमारा शरीर जो है पूरा कंकाल पे टिका हुआ है, ठीक है। इसके अंदर पूरा कंकाल भरा हुआ रहता है, वहां पर जालीनुमा टाइप का, इसी को बोला जाता है कोशिक कंकाल। हमारा शरीर कैसे टिका हुआ है? पूरा कंकाल पर, ऊपर से लेकर नीचे तक, ठीक है। ये नहीं कंकाल नहीं रहेगा तो हटा करके देखिए पूरा चमड़ा देखेगा, मांस देखेगा, इसके अंदर है मतलब उसके अलावा है क्या वहां पर? पूरा कंकाल पे टिका हुआ है। इसी तरह इसको जो है रोकने से मतलब इसको जिंदा रहने के लिए उसके अंदर कंकाल होता है ताकि ये पचक ना जाए। ये कंकाल जो होता है ये पचकने से रोकता है, ठीक है। जीवन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। ये जालीनुमा आकृति का होता है। इस फोटो में देखिए किस तरीके से जाली टाइप का दिख रहा है कोशिका के अंदर वहां पर कंकाल, ठीक है। और ये कैल्शियम का बना होता है। हमारा हड्डी भी तो कैल्शियम का बना हुआ है। जैसे कि मछली को फ्राई करके देखिए वहां पर उसके अंदर निकलेगा कांटा, उसी तरह ये कोशिका के जो अंदर जो होता है कांटा होता है। अब देखिए तीन चीजें हम आपको बता दिए, पहला कोशिका झिल्ली, दूसरा इसके अंदर कोशिका द्रव्य, और तीसरा इसका कंकाल होता है। अब चौथा समझते हैं केंद्रक को, ठीक है। इसको हल्का मिटा दिया है ताकि इसके अंदर जो भी चीज आप बनाए इसको वो आसानी से दिए, ठीक है। केंद्रक देखिए, केंद्रक जो होता है ये ज्यादातर बीच में होता है, ठीक है। कुछ चीजों में जो है ये साइड में भी होता है। साइड मतलब कोशिका के बाहर नहीं, कोशिका के अंदर ही होगा वहां पर साइड में ये होता है। यहाँ पर इस जैसे अंडा वगैरह जो है, अंडा में ये केंद्रक साइड में होता है, ठीक है। इसका आकृति ज्यादातर गोल होता है। इसको बोला जाता है ब्रेन ऑफ शेल, मतलब कोशिका का दिमाग। दिमाग इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसी के अंदर सारा रहता है जानकारी। जानकारी मतलब समझे, घोड़ा को घोड़ा बनाना है, घोड़ा के बच्चे को घोड़ा बनाना है, गधा के बच्चे को गधा बनाना है, घोड़ा का बच्चा बकरी पैदा नहीं कर सकता है वहां पर, ठीक है। ये सारा किसमें रहता है? कोशिका के अंदर। जैसे कि इंसान का बच्चा इंसान ही होता है, ये सारा इसके अंदर होता है। केंद्रक के अंदर होता है क्रोमोसोम, और उसके अंदर होता है डीएनए। डीएनए जो है एक मतलब एक किताब की तरह है जिसमें कि सारा लिखा हुआ है कि किसको कैसा बनाना है, इंसान को कैसा बनाना है, इंसान का बाल यहाँ पर देना है, आंख यहाँ पर देना है। नहीं तो समझिए कि अगर इसमें लिखा नहीं रहेगा तो आंख किसी को यहाँ पर हो जाएगा और एक आंख यहाँ पर, एक आंख यहाँ पर। अब देखिए इसको ऐसे करके मुंह दे देगा यहाँ पर, तो अब खाना खाना है तो ऐसे करके खाइए। कोई रहे ना उसमें जिसमें कि लिखा हो कि आंख कहाँ पर देना है, सभी का इंसान एक जैसा होता है ना। ये सारा किस में जानकारी रहता है? ये डीएनए के अंदर रहता है, और डीएनए जो रहता है इसी केंद्र के अंदर रहता है, समझ रहे हैं ना। घोड़ा जैसे कि पैर जो है, पैर अगर माथा पर दे दिया एक और एक पैर नीचे दे दिया, अगर फिर आप करते रहिए, आप इमेजिन कीजिए कि खुद से कैसा हो सकता है वहां पर, समझ रहे हैं ना। ये सारा जो जानकारी रहता है वो डीएनए के अंदर रहता है, और डीएनए जो है ये इसी के अंदर रहता है वहां पर केंद्र के अंदर, ठीक है। तो डीएनए के अंदर सारा जानकारी रहता है, किसको क्या करना है, किसको क्या नहीं करना है, सारा वहां पर कंट्रोल करके रखता है, ठीक है। जो मतलब इसको आप मालिक बोल सकते हैं, मतलब कंट्रोलर, क्योंकि इसके अंदर सारा जानकारी रहता है। जैसे कि पूरे कंट्रोल, सबको कंट्रोल करके रखता है, कौन क्या करेगा कौन क्या नहीं करेगा। जैसे इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होगा, लाइसोसोम होगा, लाइसोसोम का क्या काम होगा वो कौन बताएगा? केंद्रक बताएगा। माइटोकॉन्ड्रिया क्या काम करेगा वो केंद्रक बताएगा। सेंट्रोसोम क्या काम करेगा वो केंद्रक बताएगा, ठीक है। ये मतलब सबको आदेश देते रहता है, इसलिए इसको बोलते हैं मालिक, कंट्रोलर इसको बोल सकते हैं, समझ रहे हैं ना। जैसे कि घर में, घर का मालिक कौन होता है? पापा नहीं, पापा नाम का मालिक होता है, असली काम जो होता है माँ की होती है, मतलब मम्मी पूरे घर को संभाल के रखती है। जैसे कि हमारे देश में किसको आप मालिक बोलते हैं? राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति केवल काम के लिए, सारा काम प्रधानमंत्री देखता है, मोदी जी, समझ रहे हैं क्या। तो केंद्रक जो है एक मालिक होता है वहां पर, पूरे सबको कंट्रोल करके रखता है कि किसको क्या करना है, किसको क्या नहीं करना है, ठीक है। कोई अगर इसके खिलाफ, अगर केंद्रक के खिलाफ कोई गया तो वो बोल देगा वहां पर कि इसको मार दो, मार देगा। जिस मतलब मारने के लिए भी एक अलग रहता है। अब इसको आगे समझते हैं, ठीक है। इसको मतलब ये जो केंद्रक हो गया ये ब्रेन ऑफ सेल हो गया, इसके अंदर सारा जानकारी रहता है। अब इसके आगे समझते हैं। अब पचमा समझिए राइबोसोम को। राइबोसोम जो होता है ये केंद्रक के आसपास जो है छोटा छोटा आकृति में ये चारों तरफ घूमते रहता है, ठीक है। इसका काम होता है प्रोटीन बनाना। हम आपको बताए थे कि ये कोशिका झिल्ली जो है ये किस चीज का बना हुआ है? प्रोटीन का बना हुआ है, समझ रहे ना। ये राइबोसोम जो है प्रोटीन बनाएगा और इसको एक कोशिका झिल्ली लेकर के खुद में चिपकाते रहेगा और खुद मजबूत होते रहेगा। सोचिए कि राइबोसोम अगर प्रोटीन बनाने बंद किया, किसी दिन इसका मन करेगा, बोलेगा कि आज हम काम नहीं करेंगे, जाओ प्रोटीन नहीं बनाएंगे, ये कमजोर होने लगा, ये कोशिका झिल्ली कमजोर होने लगा। तब बताइए आदेश देगा काम किसका है? केंद्र का। केंद्र किसको फटाक से आदेश देगा? ये राइबोसोम कहाँ बैठा है, कुछ कर रहा है वहां पर, ये कमजोर हो जाएगा, फिर तो हम सभी मर जाएंगे वहां पर। तो ये केंद्रक जो है इसको आदेश देगा राइबोसोम को, और ये धक्का धक फिर वहां पर जो है प्रोटीन बनाते रहेगा। जैसे पेपर निकलता है ना वहां पर, वैसे धक्का धक प्रोटीन कौन बनाता है? राइबोसोम, ठीक है। देखिए अब सातवां समझते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको शॉर्ट में बोलते हैं ईआर, और इसको हिंदी में बोला जाता है अंतः प्रदत्त जालिका, समझ रहे ना।
इसको जाली का इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो है ना एक जाली के समान होता है, ये पूरी कोशिका में चारों तरफ फैले हुए रहते हैं वहां पर, ठीक है, ये जाली के समान होते हैं। इसका काम होता है वसा बनाना। वसा मतलब समझते हैं, वसा मतलब हमारा वसा बहुत ज्यादा जरूरी है हमारे शरीर के लिए। इंसान जब वसा रहता है ना इंसान के शरीर में तो पूरा चिकन चक्कन, जैसे मेरा अभी गाल जो है चिकन चक्कन लग रहा होगा, ये किस वजह से? वसा वजह से, पूरा एकदम वसा भरा हुआ है। हथेली में सबसे ज्यादा वसा होता है, जहां पर चोट कम लगता है वसा की वजह से। जो इंसान बूढ़ा हो जाता है, मतलब इंसान जब बूढ़ा हो जाता है ना, उसका देखिएगा एकदम हड्डी दिखने लगेगा। क्यों? क्योंकि बसा की मतलब हड्डी दिखने लगता है यहाँ पर, ये इसका हड्डी दिखने लगता है क्योंकि उसमें जो है ना अंतःप्रदर जालिका जो है ये बसा बनाना कम कर देता है, ठीक है। तो बूढ़ा लोगों में जो है, बुढ़ापा में इंसान के अंदर से ये बसा जो है कम होने लगता है, जिस वजह से उसका चेहरा एकदम से मतलब कैसा लगने लगता है, आप खुद समझता है, वहां पर सबका ऐसा ही होना है, ठीक है। तो महिलाओं में सब ज्यादा बसा होता है, पुरुषों की तुलना में महिलाओं में ज्यादा बसा होता है, बच्चों में ज्यादा बसा होता है, और जवानी में ज्यादा बसा होता है, जबकि बुढ़ापा में जो है वो धीरे धीरे कम हो जाता है। वहां पर बसा होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, मतलब चिकन चक्कन लगेगा शरीर, ठीक है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। इसमें तेलहन चीजें, बसा मतलब तेलहन चीजें होता है वहां पर, ठीक है। और हथेली में सबसे ज्यादा बसा होता है, बसा की वजह से ठंडा भी कम लगता है, समझ आ रहा है ना। तो ये एकदम चिकनापन होता है चिकन चक्कन। बसा अगर नहीं रहेगा ना तो एकदम पूरा ढचकल पचकल दिखेंगे, पूरा चेहरा ढचकल पचकल दिखता है। बुढ़ापा में कैसा दिखता है वहां पर, ठीक है। ये अब समझिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये जितना भी होता है ये पूरा चिकना होता है, समझ आया ना, ये पूरा चिकना होता है। लेकिन इसमें एक खचरा है, ये जो है राइबोसोम, ये जाकर के चिकना की वजह से ये जाकर के जो है राइबोसोम बहुत सारे घूमते रहता है राइबोसोम, जिस वजह से ये इस पर चिपक जाता है, चिपक जाता है। राइबोसोम का कोई काम, इसका काम केवल प्रोटीन बनाना है। राइबोसोम भी एक अलग अंग है, समझ रहा ना। ये जो है इसका काम है प्रोटीन बनाना, जिस वजह से, लेकिन जो है ये चिकना की वजह से ये जाकर के किसी किसी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर जो है चिपक जाता है, जिस वजह से ये जो चिकना दिख रहा था अब ये खुरदुरा दिखने लगता है वहां पर, खुरदुरा। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पूरा चिकना होता है, लेकिन ये जो है खुरदुरा हो जाता है, किस वजह से? राइबोसोम आकर के घूमते रहता है चारों तरफ राइबोसोम, जिस वजह से इस पे जाके चिपक जाता है और ये खुरदुरा दिखने लगता है। तो आप जब जूम करके देखेंगे ना कोशिका को, कोशिका के अंदर जब इसको देखिएगा वहां पर, तो इसमें दो टाइप का दिखेगा। पहला एक चिकना चकना जिसमें कि राइबोसोम चिपका हुआ नहीं है, और दूसरा दिखेगा खुरदुरा जिसमें कि राइबोसोम आकर के चिपक गया है। जैसे किसी किसी का चेहरा दिखेगा पिंपल की वजह से ऊंचा गेड़ा ढचकल पचकल दिखने लगता है, मतलब एक पहाड़ टाइप का, कटहल टाइप का दिखने लगता है, उसी टाइप का ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है इस पे आकर के चिपक जाता है, जिस वजह से ये दिखता है एकदम खुरदुरा है, वहां पर ऊंचा गेड़ा दिखता है इस पे। तो ये किस वजह से? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है पूरा चिकना होता है। खुरदुरा किस वजह से हो जाता है? क्योंकि ये राइबोसोम जो है ये पगला है, ये आकर के इस पे चिपक जाता है, इसलिए दिखेगा आपको उसमें कि कुछ कुछ एकदम खुरदुरा है, कुछ कुछ एकदम चिकना है। अब इसके अगला समझते हैं। अब आठवां समझिए गोल्जी बॉडी, इसका काम होता है परिवहन करना, ठीक है। इसका आकृति जो होता है ये कटोरा के आकृति का होता है, चांद के जैसा, ठीक है। इसका काम होता है कि जैसे कि राइबोसोम ने जो है प्रोटीन बनाया और जरूरत है कोशिका झिल्ली को, तो राइबोसोम से प्रोटीन को लेकर के कोशिका झिल्ली तक पहुंचाने का काम कौन करेगा? गोल्जी बॉडी, ठीक है। ये इससे प्रोटीन मांग लेगा, ये राइबोसोम प्रोटीन दो हमको, ठीक है। ये प्रोटीन ले लेगा इसको और पहुंचा देगा कोशिका झिल्ली के पास, समझ रहा ना। तो ये जो है परिवहन का काम करता है, उसमें भी सही सही प्रोटीन वगैरह को छांटने का काम, जैसे कि इसमें प्रोटीन, राइबोसोम तो बहुत सारा प्रोटीन बनाएगा। ये जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये इसका काम है बसा बनाना, तो ये बसा बनाएगा, ठीक है। तो जिसको जिसको बसा का जरूरत पड़ेगा उसके पास पहुंचाएगा कौन? तो गोल्जी बॉडी जो होता है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो है ये बसा मांग लेगा, बसा दे दो उनको। उसके बाद ये इस खुद से अपने कटोरा पर लाद लेगा इसको, उसके बाद ये जाकर के जहां जरूरत पड़ेगा वहां पहुंचा देगा। तो परिवहन का काम करता है कौन? ये उसमें भी छांटने का काम करता है, सही चीजों को पैक करने का काम। मतलब देखिए बसा जो है कुछ कुछ बसा जो है खराब बन जाएगा वहां पर, और कुछ कुछ प्रोटीन जो है खराब बन जाता है, तो उसको निकाल देगा, जो खराब है उसको निकाल करके अच्छा प्रोटीन को खुद के ऊपर लाद लेगा वहां पर। उसके बाद ये जाकर के वहां पर दे देगा। तो छांटने का काम कौन करता है वहां पर? ये सही चीजों को पैक करने का काम ये करता है गोल्जी बॉडी, और परिवहन का काम करता है गोल्जी बॉडी, ठीक है। अब इसको अगला समझिए कि देखिए प्रोटीन अगर खराब बना हुआ था, ठीक है, तो अच्छा को तो ये लेके गया, गोल्जी बॉडी अच्छा को लेके गया, अब खराब को वहीं पर छांट के फेंक दिया है। तो कोई होना चाहिए ना जो कि कोशिका के अंदर से उस खराब चीजों को हटा दे, खराब चीजों को खा ले। तो अब इसके आगे आता है लाइसोसोम। देखिए अब अगला समझिए लाइसोसोम, ये जो है गोल आकृति का होता है और इसके अंदर भरा हुआ रहता है पाचन एंजाइम। मतलब पाचन एंजाइम किस लिए? क्योंकि जो भी कचरा फैलाया है, जैसे कि प्रोटीन जो है राइबोसोम का काम है प्रोटीन बनाना, ठीक है। कुछ कुछ गलत प्रोटीन बन गया, वो खराब प्रोटीन बन जाएगा, तो ये खराब चीज रहने के बाद सड़ने लगता है वहां पर। नुकसान किसको करेगा? कोशिका को। तो उस खराब चीजों को या कचरा वगैरह को हटाने का काम कौन करेगा? ये पाचन मतलब ये लाइसोसोम का काम करेगा। इसके अंदर भरा हुआ रहता है वहां पर पाचन एंजाइम, जो कि खराब चीजों को, जैसे कि ये मान लीजिए प्रोटीन है, ठीक है, ये वाला प्रोटीन है,
ये लाइसोसोम चल के जाएगा और प्रोटीन को खुद के अंदर अंदर कर लेगा, ठीक है। और इसमें रहता है पाचन एंजाइम, जिसमें कि ये गल जाता है। मतलब जितना भी खराब चीज है उसको गलाने का काम कौन करता है? ये लाइसोसोम। मानिए कि जिसका भी कचरा है, कचरा को गलाने का काम किसने कर दिया? इसने, ठीक है। जैसे कि देखिए हम यहाँ पर मारे, ठीक है, बहुत सारा कोशिका इसका मर गया होगा यहाँ पर, तो इसको जो है, इस कोशिका को, मर गया होगा कोशिका, मरा हुआ चीज जो है ये सड़ने लगेगा धीरे धीरे। अगर शरीर में उतना चीज सड़ने लगेगा धीरे धीरे, तो हाथ वगैरह सड़ जाएगा, फिर काम कौन करेगा? ठीक है। तो इन सड़े हुए चीजों को, जो सड़ गया, जो कोशिका मर गया, या फिर जो भी, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया अगर ये मर गया होगा इसमें, तो उसको पचाने का काम कौन करेगा? ये लाइसोसोम। बहुत जोर से चोट लग गया ठीक है। तो देखिए ये सब चीज, मतलब इसको पचाने का काम कौन करेगा? लाइसोसोम। हमारा जो शरीर जैसे चोट लगने के बाद, कट जाने के बाद बहुत सारा कोशिका जो है मर जाता है, तो वो जो है कोशिका मरे हुए कोशिका को जो है लाइसोसोम अगल बगल का, अब देखिए अगर पूरा कोशिका ही मर गया तो उसके अंदर जो लाइसोसोम था वो भी मर गया वहां पर। तो इसको सही करने का काम कौन करेगा? अगल बगल का जो कोशिका है, बहुत सारे कोशिका, अगल बगल का कोशिका धीरे धीरे जो है लाइसोसोम जो है इसमें खराब चीजों को गलाते रहेगा और धीरे धीरे सही कर देगा। तो देखिएगा 10-15 दिन में जो है, ये चोट लगने के बाद 10-15 दिन बाद धीरे धीरे ठीक होने लगता है, ठीक है। तो वो कौन कर देता है? लाइसोसोम की वजह से खराब चीजों को ये खुद से पचा लेता है और ठीक कर लेता है। इसको जो है ना, जैसे कि बैक्टीरिया वगैरह घुस जाता है, जैसे कोरोना बैक्टीरिया है वहां पर, और प्रोटीन, इसका प्रोटीन की कमजोरी की वजह से इसके अंदर बैक्टीरिया जो है घुस गया। मतलब प्रोटीन की कमजोरी की वजह से कोशिका झिल्ली के अंदर बैक्टीरिया घुस गया, जिस वजह से अब इस पूरे कोशिका पर जो है सबसे पहले ये जाकर के केंद्रक पे हमला करता है वहां पर। अब केंद्रक इसको आदेश देगा, ये भाई कुछ घुस गया वहां पर, अलग चीज, मतलब अजीब चीज घुस जाता है, जिस वजह से शरीर जो है ना हीट हो जाता है वहां पर। हमें जो बुखार लगता है, वो बैक्टीरिया वगैरह के घुस जाने की वजह से हमारा शरीर को सिग्नल देता है, केंद्रक जो है सिग्नल देता है कि कुछ ना कुछ घुसा है कोशिका में, ठीक है। जिस वजह से ये अब लाइसोसोम को सिग्नल देगा कि जो भी घुसा हुआ है उसको तुम ढूंढो। ये चारों तरफ ढूंढ के बैक्टीरिया जो घुसा रहेगा इसको जाकर के मार के खा जाएगा। मतलब खा जाएगा क्या? खुद के अंदर घुसा लेगा और जो है ना उसको गला देगा, धीरे धीरे खत्म कर देगा उसको। तो ये लाइसोसोम जो है ये गलाने का काम करता है, ठीक है। इसको सुसाइड बैग भी कहा जाता है। सुसाइड बैग मतलब समझे, आत्महत्या का थैली, क्योंकि इसके पास जो अंदर इंजाइम है ये पूरे सभी को गलाने का सामर्थ्य रखता है। मतलब पूरे ये जो है, अगर सोचिए इसके लाइसोसोम के अंदर इंजाइम भरा हुआ है तभी ना सुरक्षित है। अगर ये अगर फट गया मान लीजिए, तो लाइसोसोम का जो इंजाइम है पूरे कोशिका में फैल जाएगा तो सारा क्या हो जाएगा? मर जाएगा वहां पर, क्योंकि इंजाइम जो है सभी को गला सकता है। इसीलिए ये कभी कभी जो है ना फट जाता है, जिस वजह से इसको आत्महत्या का थैली बोलते हैं, ठीक है। ये फट गया तो वहां पर दिक्कत हो जाएगा, पूरा कोशिका मर जाएगा। अब अगला देखिए 10वां नंबर सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम देखिए लाइसोसोम ने जो है खत्म कर दिया वहां पर, मतलब पचा करके। तो कोई ना कोई ऐसा भी होना चाहिए जो कि अगर लाइसोसोम ने पचा करके खत्म कर दिया है तो यहाँ का जगह खाली रह जाएगा, तो उसको जो है कोशिका बना करके भरने के लिए कोई ना कोई रहना चाहिए, तो उसके लिए होता है सेंट्रोसोम। ये जो है ना लाइसोसोम पचाते रहता है, उसको सफाई करते रहता है पूरे कोशिका को, ठीक है। और बाहर का अगर कोई कोशिका मर गया है तो उसको सफाई करते रहता है, वहां पर पचा लेगा खुद के अंदर घुसा करके। और कोई ना कोई होना चाहिए जो कि कॉपी पेस्ट करते रहो फटाक से। यहाँ कोशिका का जो इसने खा लिया उसके लिए जो जगह खाली छुटा, उसके लिए कोशिका को विभाजन का काम करता है सेंट्रोसोम। ये जो है फटाफट कोशिका को बनाते रहता है, मतलब कोशिका विभाजन में ये मदद करता है। कोशिका बनाता नहीं है, कोशिका विभाजन में मदद करता है। जैसे कि यहाँ का कोई कोशिका मर गया, ठीक है, तो अब उस कोशिका को पचाएगा कौन? मतलब खा करके खत्म कौन करेगा? लाइसोसोम। और उसमें विभाजन का मतलब एक ही कोशिका से जो है दूसरा कोशिका कौन बनाएगा? ये सेंट्रोसोम। कोशिका जो है, हम बोले थे कि कोशिका जो है नया, लाखों कोशिका रोज मरते हैं, लाखों कोशिका रोज जिंदा रहते हैं। तो जो कोशिका मर गया उसको लाइसोसोम पचा देगा। और जिंदा करने का मतलब क्या है? उसी कोशिका टूट जाता है। कोशिका मानिए कि ये एक कोशिका हो गया वहां पर, ठीक है। कोशिका धीरे धीरे जो है पचकने लगता है, बीच से पचक करके ये धीरे धीरे दो अलग अलग भागों में बढ़ जाता है वहां पर। मतलब ये मानिए कि जुड़ा हुआ है वहां पर, उसके बाद धीरे धीरे ये अलग अलग होते हैं, दो बन जाएगा अलग कोशिका। फिर 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 वहां पर, समझ रहे हैं ना। उसी तरीके से कोशिका का जो है अलग अलग अलगाव होता है। जो बूढ़ा हो गया कोशिका, जैसे कि इसका उम्र होता है कुछ, जो बूढ़ा हो गया उसको लाइसोसोम खा करके मतलब खत्म कर देगा, और नया बनाएगा कौन? सेंट्रोसोम नया बनने में मदद करेगा। कोशिका के विभाजन में मदद करता है सेंट्रोसोम। देखिए कुछ कोशिका में जो है ना सेंट्रोसोम बहुत ज्यादा होता है। मतलब मानिए कि हमारा हाथ का कोशिका, जैसे कि हम अभी यहाँ पर मारे थे, तो हो सकता है कि 10,000 कोशिका जो है यहाँ पर मर गया होगा, मारने की वजह से मर गया होगा वहां पर। तो ये धीरे धीरे 2, 4, 5 मिनट 10 मिनट के अंदर ठीक हो जाएगा। ठीक करने का क्यों? क्योंकि ठीक हो जाएगा वहां पर, खा लेगा इसको लाइसोसोम और सेंट्रोसोम खत्म। कुछ ऐसा कोशिका होता है ना जिसमें कि मार तो देते हैं, ठीक है, लेकिन बनाने के लिए ये सेंट्रोसोम होता ही नहीं है। खा लेगा ये, बना लेंगे हम, ठीक है, ये मार देंगे इसे, जैसे लगा चोट यहाँ पर,
तो खा लेगा ये, मतलब पचा देगा लाइसोसोम। लेकिन बनाने के लिए सेंट्रोसोम का होना जरूरी है ना। कुछ कुछ कोशिका में सेंट्रोसोम होता ही नहीं है। जैसे कि हमारा जो मस्तिष्क बना हुआ है वहां पर ये मस्तिष्क तंत्रिका कोशिका, मस्तिष्क जो हमारा बना हुआ है, इसके कोशिका में जो है सेंट्रोसोम होता ही नहीं है। होता भी है तो बहुत कम मात्रा में होता है, समझ ना। तो सोचिए कि चोट अगर लगा, कोशिका मर जाएगा, इसको ये खत्म कर देगा। लेकिन बनाने के लिए कोई होना चाहिए ना। और अगर बनाने के लिए यही नहीं है, कोशिका बनाने के लिए नहीं, तो क्या हो जाएगा, फिर ब्रेन डेड वहां पर होता है। इसीलिए सेंट्रोसोम इसमें इसलिए बोला जाता है कि माथा में जो हेलमेट बनाते हैं। क्यों? क्योंकि अगर इसमें चोट लगा तो खत्म तो कर देगा ये, लेकिन बनाने के लिए है ही नहीं, फिर आप जो है ना खत्म हो जाएंगे वहां पर। इसलिए ब्रेन को बचा करके रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। और सबसे ज्यादा सेंट्रोसोम जो होता है लीवर, लीवर जो हमारा जो कि जिस कोशिका से बना हुआ है ना, लीवर को इसको लीवर को हिंदी में बोलते हैं यकृत। यकृत जिस कोशिका से बना हुआ है ना, उस कोशिका में जो सेंट्रोसोम पूरा भर के रहता है। बहुत ज्यादा संख्या में सेंट्रोसोम रहता है उस कोशिका में। मानिए कि यहाँ पर सेंट्रोसोम है, ये भी यहाँ पर भी सेंट्रोसोम हो रहेगा, यहाँ भी रहेगा, यहाँ पे मतलब बहुत सारा सेंट्रोसोम रहता है। जिस वजह से लीवर में अगर चोट लगा आपको, अगर मार दिए उसमें लीवर में, ठीक है, तो सेंट्रोसोम है ही वहां पर, फटाफट कोई दिक्कत नहीं है। तो मारते रहो, हम फटाफट बनाते रहेंगे, फटाफट बनाते रहेंगे, कॉपी पेस्ट करते रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। लीवर जो है सबसे ज्यादा सेंट्रोसोम होता है, जिस वजह से सबसे ज्यादा कोशिका विभाजन किसमें होता है, लीवर में। और सबसे कम कोशिका विभाजन मस्तिष्क में होता है, क्योंकि यहाँ पर सेंट्रोसोम होता ही नहीं है जो कि कोशिका को अलग कर सके। तो अगर आपके माथा में चोट लगा तो आपका ठीक नहीं होगा, इसलिए सरकार जो है, गवर्नमेंट बोलती है आर्टिकल 21 के तहत कि आपका जो है आपको खुद को आत्महत्या करने का आपको नहीं है वहां पर अधिकार। जिस वजह से आप माथा को बचा करके रखिए, हेलमेट वगैरह पहनते रहिए, क्योंकि अगर माथा में चोट लग गया तो वो ठीक नहीं होने वाला है। अगर हाथ पैर में चोट लग गया तो वो ठीक किया जा सकता है, क्योंकि कोशिका जो है आपस में ठीक कर देगा डॉक्टर। लेकिन ये मस्तिष्क का कोशिका ठीक ही नहीं कर पाएगा वहां पर। तो अब समझ गए कि सेंट्रोसोम जो है कोशिका को विभाजन में मदद करता है। सबसे ज्यादा विभाजन होता है लीवर में, हाथ पैर में भी होता है, लेकिन सबसे ज्यादा तेजी से होता है लीवर में, और सबसे कम तेजी से होता है मस्तिष्क में। न्यूरॉन कोशिका, तंत्रिका कोशिका जो सबसे कम तेजी से होता है। अब इसका अगला समझता है 11वां नंबर। अब 11वां नंबर समझिए राजधानी को, इसको इंग्लिश में बोलते हैं वेक्यूल। ये जो है कोशिका का सबसे बड़ा भाग होता है, इसी के अंदर होता है पानी, मतलब पानी जमा करके रखता है। ये देखिए, हम आपको बताए थी कोशिका जो द्रव्य होता है, कोशिका द्रव्य, उसमें 80% 80% पानी होता है वहां पर, कोशिका द्रव्य। ठीक है, अब जैसे हम लोग जो पानी पीते हैं वहां पर, तो सारा कोशिका हर कोशिका के अंदर जाएगा वहां पर, सारा कोशिका के अंदर पानी जाएगा चारों तरफ से, ठीक है, कोशिका झिल्ली के द्वारा। अब इसमें 80% पानी होता है वहां पर। अब हम लोग जो है कभी कभी पानी पीवे नहीं करते हैं, 15 घंटा के लिए कभी कभी उपवास रख देते हैं, पानी पियेंगे ही नहीं। बताइए, अब अगर हम लोग तो अपने शरीर के लिए जिंदा है वहां पर, कोशिका किसके, वो भी उपवास किया है क्या? आप उपवास कीजिए या फिर कुछ भी कीजिए, कोशिका को काय मार रहे हो जान? तो वो जो है ना पहले से पानी को जमा करके रखता है कि कहीं खच रहा है ये आदमी, अगर पानी उन्हें नहीं पिया 15 घंटा के लिए, फिर तो हम भी मर जाएंगे। तो उसके लिए जो है ना ये पानी को जमा, ये तो पानी है ही, पानी को जमा करके रखता है वैक्यूल में, मतलब राजधानी में, ताकि कभी अगर जरूरत पड़े हमको पानी का तो हम इससे निकाल ले। आदमी के भरोसे मत बैठे रहिए, किसी के भरोसे कि वो हमको पानी पीवे करेगा। कितना दिन में 10-10 घंटा के लिए पानी नहीं पीता है कभी कभी आदमी। लेकिन रात भर हम लोग रात को 9 बजे अगर पानी पी के सो जाएंगे तो फिर सुबह 8 बजे आकर के पियेंगे, तो 10 घंटा के बीच का गैप हुआ वहां पर, किससे वो जरूरत पड़ेगा कोशिका को? ये तो हमेशा जिंदा रहता है वहां पर, ठीक है। तो इसके लिए जो है ये वैक्यूल में जो है पानी जमा करके रखता है कि कभी जरूरत पड़ेगा। 80% से कभी जो है ना, मानिए कि 80% है ना इसमें, अगर इसमें 75% हो गया पानी, तो ये 5% और बढ़ाएगा ना इसमें पानी, तो ये किससे ले लेगा? वैक्यूल में है पहले से, इसी में ले लेगा वहां पर पानी, समझ ना। तो ये जो है पानी स्टोर करने का है इसका राजधानी। अगर पानी कम हुआ धीरे धीरे, 1% पानी होगा तो प्यास लग जाएगा आपको, ठीक है, और 10% पानी हो जाएगा, 12% पानी कम होगा, ठीक है ना, 8-10% तो शरीर एकदम झुलस जाता है, ये पानी एकदम जल्दी दो, पानी एकदम, ठीक है ना, कोशिका बोलने लगता है, इसलिए प्यास बहुत ज्यादा भयानक लगता है। और अगर 15% पानी का कमी हो गया, फिर तो आप खत्म हो जाएंगे। उतना ज्यादा पानी नहीं पीते रहना चाहिए, समझा ना। कोशिका जिंदा है पानी की बदौलत। हमारा पूरा शरीर 65%, हमारे शरीर में जो है 65% पानी होता है। 65% मतलब हमारा शरीर, मानिए कि अगर मेरा जो है, मेरा वजन है 54 kg, मेरा वजन है अभी 54 kg, तो इसका अगर 65% निकालिए तो 54 का 65% कितना होता है, निकालिए इसको। 54 × 65/100 करेंगे वहां पर, तो इससे निकल जाएगा आपका जितना भी वजन है। इसका फॉर्मूला होता है वजन गुना 65, 65% पानी है वहां पर बटा 100 वहां पर। जैसे 54 × 65 कर दीजिए, 65 × 54 कितना आ जाएगा, 5 चौके 20, बाकी रहा 2, 6 चौके 24, 2 26, 25 25 का 5, बाकी रहा 2, 56 33 2 32, ठीक है, 0 6 5 11 का 1, बाकी रहा 1, 2 2 4 1 5 3 35, मतलब 35 पॉइंट बटा यहाँ पर जाएगा 35 kg।
54 केजी हमारा मेरा वजन है वहां पर। तो 54 में से 35 केजी जो है मेरे अंदर पानी है 35 केजी। हम जब चाय के नापते हैं 54 केजी, तो उसमें 35 केजी पानी का वजन होता है। ये पानी कहाँ पर भरा हुआ है? हमारे कोशिकाओं में, हर कोशिका में भरा हुआ है वहां पर। एक तो हो गया वहां पर कोशिका द्रव में 80% और दूसरा वैक्यूल में। अगर है ना, आपका भी जितना भी वजन होगा, माने कि 100 केजी अगर वजन है, ठीक है, तो उसमें 65 से गुना करेंगे, बट परसेंट निकालने के लिए 100 से गुना, 100 खत्म, तो 65। 100 केजी अगर किसी का वजन है तो उसमें से वो 65 केजी जो है उसमें पानी ही है, बाकी 35 केजी जो बचा वही उसका द्रव्य का भार है। मतलब इसका समझ रहे हैं ना? तो ये जितना भी वजन है आप निकाल सकते हैं, वजन गुना 65 बटा 100 कर दीजिए, निकल जाएगा आपका कितना आपके अंदर पानी है। अब अंतिम समझता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो ये चकोर टाइप का होता है, और इसके अंदर जो होता है ये माइटोकॉन्ड्रिया बहुत अलग चीज है। ये कोशिका से अलग है। हालांकि हम जब आपको माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में स्पेशल बताएंगे, तब हम बताएंगे कि ये जो है कोशिका का भाग नहीं है, कोशिका के अंदर ही रहता है, लेकिन बाद में ये आकर के अंदर घुसा था, पहले ये कोशिका के अंदर नहीं था। ठीक है, ये जो है ऊर्जा देने का काम करता है। मतलब ये इसको माइटोकॉन्ड्रिया का जो है पावर हाउस ऑफ सेल बोला जाता है। मतलब इतना सारा जो काम कर रहा है, वैक्यूल पानी स्टोर कर रहा है वहां पर, राइबोसोम जो है प्रोटीन बना रहा है, कैंसर सबको, ये क्या कहते हैं, कैंसर नहीं, केंद्रक सबको आदेश दे रहा है वहां पर, ये लाइसोसोम सबको गला रहा है। तो इसके लिए पावर चाहिए ना उसको, नहीं तो कितना, मतलब इसको पावर चाहिए ना वहां पर काम करने के लिए, इतना सारा काम कर रहा है। ये जा करके गोल्जी बॉडी सभी को परिवहन कर रहा है। तो जो ऊर्जा देने का काम करता है, ये करता है वहां पर सूत्रकनिका। इसको माइटोकॉन्ड्रिया इंग्लिश में बोलते हैं, सूत्रकनिका इसको हिंदी में बोला जाता है वहां पर। ठीक है, तो ये जो है सभी को पावर डिस्ट्रीब्यूट करता है, मतलब पावर बनाने का काम करता है, ये ऊर्जा बनाने का काम करता है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, और हम लोग जो सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन खून के बदौलत खून लेके जाता है वहां पर, माइटोकॉन्ड्रिया के पास चला जाता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन घुस सकता है ना, ऑक्सीजन जरूरी है वहां पर, तो ऑक्सीजन कोशिका झिल्ली के द्वारा चला जाता है, और ऑक्सीजन जो है इसी माइटोकॉन्ड्रिया में जाकर के इस, मतलब यहाँ पर इसको हम अलग से बताएंगे। तो माइटोकॉन्ड्रिया में यहाँ पर जो है ये एटीपी 38 एटीपी का निर्माण करता है, वहां पर ग्लूकोज बनाता है वहां पर। तो समझ गए, वहां पर माइटोकॉन्ड्रिया जो है सभी को मतलब पावर देने का काम करता है, आदेश देता है कि आदेश देता है केंद्र, जबकि सभी को ऊर्जा देने का काम करता है माइटोकॉन्ड्रिया। समझ आए क्या? अब जो है वीडियो को यहीं पर खत्म करता है। आप फाइनल जो है कोशिका का पूरा चित्र देखिए, वहां पर सारा जो है ये कोशिका झिल्ली हो गया, वहां पर उसके अंदर द्रव्य वगैरह भरा हुआ है, और इसके अंदर ये सब चीजें तैरते हुए हैं, और ये जो है इसका कंकाल हो गया। ठीक है, इस फोटो में देखिए किस तरीके से कोशिका दिखेगा। एक चीज देख समझिए आप कि हम जो बता रहे थे ये कोशिका, ये हमारे शरीर में लाखों कोशिकाएं, उसी को बता रहे थे जूम करके, किसी एक कोशिका को जूम करके। सोचिए कि हमारे करोड़ों कोशिका है, सॉरी 40 ट्रिलियन कोशिका है हमारे शरीर में। ठीक है, और करोड़ों कोशिका रोज मरते हैं, करोड़ों कोशिका रोज जिंदा होते हैं। मतलब वो कौन करता है इसको, सेंट्रोसोम जो है उसको अलग बनाते रहता है वहां पर। समझ आ रहा है ना? तो ये जो है कोशिका का चित्र था। आई होप आप जो है कोशिका को बढ़िया से समझ गए होंगे। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे ये केंद्रक के अंदर डीएनए वगैरह क्या होता है, इन्फॉर्मेशन क्या होता है, उसके अंदर सेंट्रोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया क्यों अलग है, ये बाद में इसका पार्ट आके बना हुआ है। इस कोशिका को देख लीजिए वहां पर। हम उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।